भावना की ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे छूटते जा रहे थे खेत खलिहान, नदी नाले और ताल तलैया। मन अंदर से गुदगुदा रहा था उसका, क्योंकि वह बच्चों के साथ 2 वर्षों के बाद अपने मायके जा रही थी, अपने भाई अक्षत की कलाई पर राखी बांधने। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उसका मन भी पिछली यादों में उलझ गया। एक समय था जब वह महीनों पहले से रक्षाबंधन की प्रतीक्षा बहुत बेकरारी से किया करती थी। वे 5 बहनें और एक भाई था। भाई के जन्म के पहले ना जाने कितने रक्षाबंधन बिना किसी की कलाई पर राखी बांधे ही बीते थे। 5 बहनों के जन्म के बाद भाई अक्षत का जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बहन होने के नाते उसने अपने भाई अक्षत को बेटे की तरह ही गोद में खिलाया था। सो शादी के बाद शुरू के 4-5 वर्षों तक, जब तक उसके बच्चे छोटे रहे, वह बहुत ही चाव से हर रक्षाबंधन पर माँ बाबूजी के निमंत्रण पर मायके जाती रही थी। उसे आज तक भाई के विवाह के बाद परी पहली रक्षाबंधन अच्छी तरह से याद है। पति दिवाकर ने कितना मना किया था कि देखो, अब अक्षत का विवाह हो गया है, एक बहू के आने के बाद तुम्हारा वह पुराना राजपाट गया समझो। अब किसी के ऊपर तुम्हारा पुराना दबदबा नहीं चलने वाला। अब तो बस साल भर में महज एक मेहमान की तरह कुछ दिन ही मायके के हिसाब में रखा करो, वह भी तब जब भाभी तुम्हें खुद निमंत्रण भेजे आने का। लेकिन काश तब उसने पति की बात की खिल्ली में न उड़ाकर गंभीरता से लिया होता, तो ननद व भाई भाभी के नाजुक रिश्ते में दिल को छलनी कर देने वाली वह दरार तो नहीं पड़ती। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी माँ बाबूजी का दुलार भरा खत आया था, जिसमें उन्होंने उसे रक्षाबंधन पर बुलाया था। भाभी के सामने पहले रक्षाबंधन पर जा रही हूँ, यह सोचकर उसने अपने बजट से कहीं ज्यादा खर्च कर भाई के लिए काफी महंगी पैंट शर्ट और भाभी के लिए बहुत बढ़िया खाली सिल्क की साड़ी व मोतियों का सुंदर जराऊ सेट खरीदा था। मायके पहुंचते ही माँ बाबूजी व भाई ने हमेशा की तरह पुलकित मन से भावना और दोनों बच्चों का सत्कार किया था। लेकिन जिस चेहरे को अपने स्नेह दुलार ममता के रेशमी जाल में हमेशा के लिए जकड़ने आई थी, ननद भाभी के रिश्ते को नया रूप देने आई थी, घर पहुंचने के घंटे भर बाद तक भावना को वह चेहरा नजर नहीं आ पाया था। वह अपनी उत्सुकता को और न दबा पाते हुए झट से भाई से बोल पड़ी, अरे अक्षत, तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही है? इस बार तो मैं उसी से मिलने और दोस्ती करने आई हूँ, वरना तेरी जीजा जी तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठे लोग बातें कर रहे थे कि भावना अपनी आदत के अनुसार धधराती हुई नई बहू के शयन कक्ष में बिना खटखटाए ही घुस गई थी। बहू के खूबसूरत चेहरे को देखते ही भावना ने झट से उसे बाहों में भर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर भाभी के चेहरे पर भाव को देखकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह यह कहकर कमरे से बाहर आ गई थी, वानी, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तो तुमसे बातें करने को बुरी तरह से छटपटा रही हूँ। कमरे से वापस निकलकर भावना यात्रा से पैदा हुई थकान को अपनों के बीच बैठ माँ के हाथों की बनी मसाले वाली सौंधी सौंधी महक वाली चाय के घूंटों से मिटाने का प्रयत्न कर रही थी। साथ ही साथ उसकी नजरें नई बहू से मिलने व बतियाने की ख्वाहिश में बार बार दरवाजे पर झूलते पर्दे की ओर खिंच जाती थी। लेकिन पौन घंटा बीत जाने पर भी वानी कमरे से बाहर नहीं आई थी। अक्षत भी बीच में उठकर शायद वानी को ही बुलाने चला गया था, लेकिन वह भी इस बार तनिक असहज मुद्रा में ही वापस लौटा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वानी अपने कमरे से बाहर आई, पूरी तरह से सज धज के साथ। साड़ी से मेल खाती चूड़ियाँ, बिंदी, यहाँ तक कि गले और कान के गहने भी उसकी साड़ी से मेल खा रहे थे, जिन्हें देखकर बिना सोचे समझे भावना यह पूछने की गलती कर बैठी, यह क्या वानी, कहीं जा रही हो क्या, जो इस तरह तैयार होकर आई हो? इतनी देर तक प्रतीक्षा करवाकर बाहर आने की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ खिन्न मन से भाई भी बोल पड़ा, अरे दीदी, इसका तो कुछ पूछो ही मत, आधा दिन तो इसका मेकअप करने में ड्रेसिंग टेबल के सामने ही गुजर जाता है। उसने साफ देखा था, भाई के यूं बोलने से वानी का चेहरा गुस्से से तंग गया था और किंचित रोष से भरकर उसने अत्यंत तल्ख व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, बचपन से हमारी माँ ने हमें यही आदत डाली है कि ड्राइंग रूम में बिना सलीके से तैयार हुए कभी कदम तक नहीं रखना है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ऊंचे तबके के लोगों का उठना बैठना रहता है, कभी जिला जज आए होते हैं तो कभी पुलिस अधीक्षक, रोजाना एकाध मंत्री भी आए ही रहते हैं। अब इतनी ऊंची ऊंची हस्तियों के सामने यूं लल्लुओं की तरह तो नहीं जा सकते ना। यह कहते हुए
बरबस ही उसकी निगाह भावना के रेल सफर के दौरान हुए धूल धूसरित कपड़ों पर पड़ गई और भावना शायद पहली बार अपने कपड़ों के प्रति अपनी लापरवाह भरी व्यवहार से असहज हो उठी। उसे आज तक याद है, पहुंचने के अगले ही दिन भाई के ऑफिस जाने के बाद वह भाभी से बातचीत करने के उद्देश्य से उसके कमरे में जाकर बैठ गई। वानी अपने शोध प्रबंध लिखने के लिए पढ़ने में तल्लीन थी। उसने भाभी से बातचीत शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन वानी की उदासीन हाँ हूँ ने उसे आखिरकार लौट आने को विवश कर दिया था। दिन ढले तकरीबन 4 बजे वानी के सोकर उठने के बाद वह फिर बोली, वानी फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। पर वानी की रोबीली और दो टुक बातें सुनकर माँ बेटी के चेहरों का रंग ही उड़ गया। भावना को पहली बार एहसास हुआ कि वानी के बाद से उसके उच्च अभिजातीय परिवार के होने के दंभ की झलक आ रही है। वह तो खैर ननद है उसकी। भविष्य में गिनती के दिनों के लिए गाहे बगाहे महज एक मेहमान की हैसियत से ही वानी से मिलने की संभावना थी। लेकिन माँ के अत्यंत लाड़ दुलार के बावजूद वानी उन्हें एक बड़े बुजुर्ग का मान नहीं दे रही थी। विवाह के इतने महीने गुजर जाने के बाद तक उसने रसोई में कदम नहीं रखा था। माँ ने ही भावना को बताया था कि वानी की रसोई के प्रति इस उदासीनता को देखते हुए घर के किसी भी सदस्य ने उसे आज तक एक शब्द भी नहीं कहा था, बल्कि तीनों वक्त माँ उन सबको एक साथ खाने की मेज पर बैठाकर बहुत लाड से गर्म खाना खिलाया करती थी और अपनी इकलौती बहू को तो खिलाते वक्त उसके चेहरे से लाड टपकता था। वानी की रसोई में जाने की अनिच्छा भांपकर माँ खुद ही अपने लिए फुलके सेक लिया करती थी, पर फिर भी वानी के प्रति उनके लाड़ दुलार में कोई कमी नहीं आई थी। उन सभी का यह मानना था कि नितांत अनजान घर अनजान परिवेश से आई एक लड़की को ससुराल के नए परिवेश के रहन सहन आचार विचार अपनाने में बहुत वक्त लगा करता है। इसलिए वे सब यानी कि भावना और माँ अत्यंत धैर्य से वानी के मन को अपने निश्चल निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार का एक अंतरंग सदस्य बनाने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वानी को उसके मौन कवच से बाहर निकाल पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। उन्हीं दिनों घर की आया कुछ दिनों तक नहीं आई थी। उसने और माँ ने मिलकर घर के सभी काम किए थे। वानी के कमरे का झाड़ू पोछा व सफाई भी वह करती आ रही थी। वानी और भाई के कपड़े भी घर भर के कपड़ों के साथ उसने ही धोए थे। सुबह शाम की चाय वानी के कमरे तक पहुंचाना भी भावना अपने काम में शुमार कर लिया था। सारा काम उसे गंभीरतापूर्वक अपना शोध प्रबंध लिखने में व्यस्त देख भावना करीने से उसकी थाली सजा उसके कमरे में ही उसे गर्मा गर्म फुल्का खिलाया करती थी। लेकिन न जाने वह लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी। इन सब अपनत्व ममता भरे हाव भाव के बावजूद वानी इस लगाव की भाषा को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन वानी के कमरे की सफाई करते समय भावना की नज़र उसके गले में पड़ी एक सुंदर नाजुक चेन पर पड़ गई और वह बोल उठी, वानी यह चेन कब बनवाई तुमने? इसकी गठन तो बहुत बारीक और सुंदर है। वानी झट बोली, यह चैन तो मेरी मौसी का उपहार है, जिसे देते समय उन्होंने कहा था कि यह चैन तुम्हें मेरी याद हमेशा दिलाती रहेगी। वानी ने किसी काम से अपनी अलमारी खोली और भावना की नज़र उसकी एक बहुमूल्य आकर्षक साड़ी पर पड़ गई। उसके मुंह से हठासी निकल पड़ा, यह साड़ी भी तुम्हारी विदेशी लगती है। यहाँ न तो यह कपड़ा मिलने वाला है और न ही यह अद्भुत रंग संयोजन। भावना की इस टिप्पणी पर वानी ने कहा था, दीदी यह विशुद्ध मलमल सिल्क की साड़ी है। यह मेरी भाभी ने शादी के तोहफे के रूप में मुझे दी है और यह कहते हुए कि मैं किसी भी हालत में किसी को भी भेंट में ना दूँ, चाहे कोई कितनी भी मांगे। वानी की बात को सुनकर इस बार भावना की जेहन में जोरों की घंटी बज उठी। यह क्या? कहीं वानी अपनी चीज़ों की प्रशंसा को मेरी अप्रत्यक्ष फरमाइश तो नहीं समझ रही है? वानी की इन टिप्पणियों को सुनकर भावना दिन भर इसी उधेर बुन में खोई रही। वह अपने उच्च जहीन परिवार की उच्च शिक्षित लड़की और इतनी रुग्ण मानसिकता, इसलिए तो बड़े बुजुर्गों द्वारा तय किए हुए विवाहों को जुआ कहा जाता है। अच्छे स्वभाव का जीवन साथी मिल गया तो अच्छी बात, वरना जिंदगी भर सिर पकड़े बैठे रहिए और जीवन साथी के बेमेल अभाव से तालमेल बिठाते रहने की कोशिश में एक असहज जीवन जीने का अभिशाप ढोते रहिए। भाई के लिए मन पीड़ा से भर आया था भावना का। वह जीवन को ताउम्र कैसे निभा पाएगी? इन कुछ ही दिनों में भावना ने वानी का स्वभाव अच्छी तरह से परख लिया था और कहा था कि वानी के साथ निभाने की भरसक कोशिश उसे ही करनी होगी
और अत्यधिक धैर्य व सहिष्णुता के साथ उसे उसका मन जीतने का प्रयास करने होंगे। माँ को भी उसने यह बात भली भांति समझा दी थी। आखिर रक्षाबंधन का दिन आ ही गया। बड़े लाड से उसने भाई की कलाई पर सुंदर राखी बांध असीम स्नेह भाव से उसके माथे को चूम लिया था। वाणी की चूड़ी में भी सुंदर सा रेशमी जरी के काम वाली लुम्बा बांध उसके माथे पर भी उसने सहेज स्नेह भाव से अपना स्नेह अंकित कर दिया था। सदा की ही भांति भाई ने राखी बंधवाई थी। एक सुंदर सी बहुमूल्य साड़ी उसे भेंट में दी और भावना ने भी भैया भाभी को अपने तोहफे देने का यही सही मौका समझ अपने लाए उपहार दोनों को थमा दिए थे। भाई तो खैर सदा से ही उसके तोहफे पर ही खुशी खुशी स्वीकार करता आया था। शादी से पहले तो वह बहन से अपनी मनपसंद चीज़ों को मांग लिया करता था, लेकिन न जाने क्यों मोतियों का इतना सुंदर जराव सेट पाकर भी वाणी खुश होने के बदले न जाने किस सोच में डूब गई थी। उसको खुश न देखकर भावना पूछ बैठी, क्या हुआ वाणी, क्या यह सेट तुम्हें पसंद नहीं आया? आजकल तो इसका बहुत फैशन है। वाणी के जवाब ने उन सभी को अचंभित कर दिया। वाणी ने कहा, दीदी, रक्षाबंधन पर तो हमारा आपको उपहार देना जचता है। यूँ मुझे इतना कीमती तोहफा देकर तो आप भाई के सिर पर अपना बोझ लाद रही हो। अब आप हुई हमारी ननद, आपके उपहार के बदले में भी तो अब हमें भी कुछ देना ही पड़ेगा ना। आप हमारे लिए इतने महंगे तोहफे उपहार ना ही लाया करो तो अच्छा रहेगा। और फिर अक्षत की ओर मुखातिब होकर वाणी बोली, देखो जी, ननद जी को देने में जरा भी कोताही मत बरतना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई यह कहे कि भाभी ने आकर भाई को पट्टी पढ़ा दी। मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है, अपनी बहनों को जो चाहे दो। मैं कभी तुम्हारे आरे आने वाली नहीं। बहनों का तो बस एक ही रिश्ता होता है भाइयों से, और वह है लेने का। तुम्हारे माथे तो 5 बहनें हैं, अब निभाना तो तुम्हें ही है, चाहे जीकर चाहे मरकर। सहज स्नेह के प्रतीक उन उपहारों के बदले इतनी कड़ी आलोचना सुननी पड़ेगी, भावना ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए वह खरे माँ, बाबूजी, भाई सभी के प्रति हतप्रभ हो उठी। उसी दिन शाम को घर वापस लौटने के लिए उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। भाई की कमरे के सामने से गुजरते हुए अनायास ही वाणी के कठोर शब्द कानों में पड़े थे, क्यों जी, यह दीदी क्या हमेशा यूं ही इतने महंगे उपहार देकर जाती है? फिर तो वापसी में इन्हें भी इतने महंगे उपहार देने की आफत आती होगी। देखो जी, एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं अपने मायके से लाई चीज़ों में से एक तिनका भी नहीं देने वाली। इन लोगों को जो कुछ भी लेना देना हो उसे तुम अपनी तनख्वाह से ही देना होगा। तभी अक्षत के तीखे स्वर कानों में पड़े थे। यह क्या, तुम दीदी के लाड प्यार को लेन देन के तराजू में तौलने लगी? इस घर में आज तक तो हमने दीदी के इतने प्यार भरे तोहफों को कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा कि इन्हें देकर दीदी ने अपना बोझ हम पर लाद दिया हो। स्नेह भरे इन तोहफों में लिपटी अपनत्व और प्यार की खुशबू भी पहचानना सीखो वाणी। इनसे जुड़ी उनके निश्चल प्यार की को अनमोल भावनाओं को पहचानना सीखो। लेन देन में मिलने वाली बेहिसाब खुशियों की सुखद अनुभूति की पहचान करना सीखो। नहीं तो जीवन भर बस उसकी कीमत के जोर घटाव में ही अपना समय जाया कर बैठोगी। भाई के मुंह से अपनी ममता का सही मोल आंके जाने के सुखद एहसास ने भाभी के कड़वे स्वरों से उमड़ आए आंखों के आंसुओं को भीतर ही भीतर सुखा डाला था। भाई के विवाह के बाद पहले रक्षाबंधन की कटु यादें उसकी स्मृति में हमेशा जीवन भर के कड़वे अनुभवों में शायद सदैव सबसे ऊपर दर्ज रहेंगी। इस बार करीब 2 वर्षों की लंबी अवधि बीत जाने पर भाई के साथ भाभी के न्योते का भी मनोहार भरा खत पाकर भावना का मन रक्षाबंधन का त्योहार वहीं मनाने के लिए मचल उठा था। सो 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास की तैयारी कर वह भाई के घर पहुंच गई। वे 2 दिन कितनी जल्दी बीत गए थे, वाणी को पता भी न चला था। हाँ, इस बार यह जरूर गनीमत रही थी कि संक्षिप्त मायके प्रवास से वह किसी खास अप्रिय कड़वे अनुभव की सौगात साथ नहीं लाई थी। हमेशा की तरह भाई के लिए उसने एक बहुत सुंदर सा स्वेटर खरीदा था, लेकिन पिछली बार के कटु अनुभव से सबक सीख उसने वाणी के लिए कोई भी उपहार महंगा या सस्ता नहीं खरीदा था। भाई का उपहार तो उसने मौका देख अकेले में उसे थमा दिया था। रक्षाबंधन वाले दिन भाई और भाभी को राखी बांध भाभी को उपहार स्वरूप उसने एक सुंदर और काफ़ी कम कीमत का हल्का सा चांदी का सेट उपहार में दिया था। माँ इस बार घर पर नहीं थी, सो चलते वक्त भाभी ने उसे भी एक सोने की गिन्नी थमाई थी, यह कहते हुए, इस बार आप 2 साल बाद आई हो दीदी। जाते वक्त माँ जी यह गिन्नी मुझे आपको देने के लिए कह गई थी। वाणी से विदा लेते वक्त
वानी के द्वारा भेंट स्वरूप दी गई गिन्नी भावना ने वानी की मुट्ठी में हौले से सरका दी, यह कहते हुए, भाभी आजकल हम जरा तंगी में चल रहे हैं तो कोई खास उपहार आपके लिए नहीं जुटा पाई। मेरी तरफ से यही रखो, मेरी प्यारी सौगात समझकर। 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास की यादों में डूबते उतराते वापसी की यात्रा आंखों ही आंखों में कट गई थी। घर पहुंचते पति का खुशनुमा सानिध्य भी पिछले दिनों की यादों को अवचेतन में ढकेल पाने में असमर्थ रहा था। तभी शाम को फोन की घंटी घंघनाई और फोन पर वानी की आवाज़ ने भावना को आश्चर्य के सुखद एहसास से चौंका दिया था। दीदी ठीक ठाक पहुंच गई ना? इस बार तो आपका आना न आना बराबर ही रहा। कहीं मायके में भी बस 2 दिनों के लिए आया जाता है। अब दशहरे पर आपको जीजा जी के साथ यहाँ आना है, पूरे महीने भर के लिए, जिससे कि फुर्सत से आपके साथ आनंद उठा सकूं। दीदी प्लीज वादा कीजिए कि आप जरूर आएंगी। बोलो ना दीदी, आओगी ना? वानी के सरस मिश्री से घुले स्वर कानों में मधुर घंटी से घंघना उठे। भर्राए स्वरों से भावना बस यही कह सकी थी, हाँ री, तू इतने प्यार से बुलाए और मैं ना आऊँ, यह भी कभी हो सकता है? दशहरे की छुट्टियों में हम जरूर आएंगे। ढूंढ से सूखे एक नए रिश्ते को अपनी ममता के धूप पानी से सींच और बदले में उसे अपनत्व की हरियाली से हरा भरा देख भावना का खोया विश्वास एक बार फिर से निस्वार्थ प्यार की तिलस्मी गुणात्मक ताकत के में पुख्ता हो उठा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।